हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्लूकोमा। ग्लूकोमा ये बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर एमएसएन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2023 में लास्ट ईयर एग्जाम में भी ये पूछा गया। तो ग्लूकोमा में हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। इट इज़ ए कंडीशन इन विच इंट्राओकुलर प्रेशर आईओपी इंक्रीज। और कितना इंक्रीज होता है इसमें? ग्रेटर देन 23 mm ऑफ एच। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर है जो आई का, वो कितना होता है? 8 से 21 mm ऑफ एच। ये क्या है इसका? नॉर्मल प्रेशर। एच जी यहाँ पे मरकरी को बोलते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है कि इट इज़ ए कंडीशन इन विच इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज मोर देन 23 mm ऑफ एच जी ड्यू टू, किस वजह से? इनएडिक्वेट ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम ट्रेबिकुलर मेसवर्क और ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम सिलियरी बॉडी। तो आई का स्ट्रक्चर ये रफ में आपको दिखा देती हूँ मैं कि मतलब ये यहाँ पे मैंने ऐसे सिलियरी बॉडी बना रखी है, ये यहाँ पे ट्रेबिकुलर मेसवर्क है। जो सिलियरी बॉडी है यहाँ से क्या होता है कि जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है आई का, आई में दो फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर यहाँ पे आई में पीछे होता है और एक्वस ह्यूमर यहाँ पे आगे जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं। सिलियरी बॉडी एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन करती है और ये यहाँ से मतलब इसका इस तरह से ये पासेज वे है और यहाँ पे ये ड्रेन करती है और यहाँ से ये जो ट्रेबिकुलर मेसवर्क के थ्रू जो एक्वस ह्यूमर है वो ब्लड में मिल जाता है। तो इसमें ये जो आईओपी क्यों बढ़ रहा है? जो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर दोनों का जो मतलब प्रेशर है, दोनों का रेशियो है, उसी को हम बोलते हैं कि मतलब इंट्रा ओकुलर प्रेशर। ये जो प्रेशर पड़ता है दोनों के बीच का, उसी को हम बोलते हैं आईओपी। तो ट्रेबिकुलर मेसवर्क में क्या होता है कि या तो उसमें ड्रेनेज ठीक से हो नहीं रहा है यहाँ से, तब यहाँ पे एक्वस ह्यूमर ज़्यादा हो सकता है, उस वजह से मतलब आईओपी बढ़ सकता है। और ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर फ्रॉम सिलियरी बॉडी, या फिर सिलियरी बॉडी से क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है जिस वजह से एक्वस ह्यूमर यहाँ पे उसका प्रेशर यहाँ पे आईओपी बढ़ सकता है। तो ये जो इंक्रीज आईओपी है, इंट्राओकुलर प्रेशर है, तो ये इसकी वजह से क्या होता है कि इट में डैमेज ऑप्टिक नर्व है। आई से यहाँ पे आगे से यहाँ पे एक नर्व निकलती है, ऑप्टिक नर्व है, जो इसको क्या कर देता है, ये ऑप्टिक नर्व को क्या करता है? डैमेज कर देता है, विच रिजल्ट इन ब्लाइंडनेस। इससे ब्लाइंडनेस कोज कैसे करता है कि ऑप्टिक नर्व क्या आती है? न्यूरॉन है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? जो विजुअल इंफॉर्मेशन आती है उनको ब्रेन तक पास आउट करती है और फिर उससे अपन को ऐसे विज़न होता है। तो विज़न ये कर नहीं पाएगी क्योंकि न्यूरॉन है जो एक बार डैमेज हो गए तो फिर से रिपेयर नहीं होते हैं। ऑप्टिक नर्व डैमेज को कर देगा ये आईओपी, क्योंकि ऑप्टिक नर्व पे प्रेशर पड़ेगा और ये ब्लाइंडनेस कोज करेगा। इन इंडिया इट इज़ द थर्ड लीडिंग कोज ऑफ ब्लाइंडनेस। जो कि ग्लूकोमा है ये इंडिया में थर्ड लीडिंग कोज है ब्लाइंडनेस के लिए। फर्स्ट पे यहाँ पे कैटरेक्ट और सेकंड पे रेफ्रैक्टरी एरर। अब हम देख लेते हैं कि ग्लूकोमा के टाइप्स कौन कौन से हैं। ग्लूकोमा पे हम यहाँ पे कितने 4 टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, PACG इसका शॉर्ट फॉर्म, और प्राइमरी एंगल ओपन ग्लूकोमा, PAOG इसका शॉर्ट फॉर्म है। सेकेंडरी ग्लूकोमा और एब्सोल्यूट ग्लूकोमा। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। तो इट इज अकर्स ड्यू टू नैरोविंग ऑफ पासेज ऑफ एक्वस ह्यूमर रिजल्ट इन ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो। इसमें क्या होता है कि जो नेरो हो जाता है पासेज, जो एक्वस ह्यूमर का जो पासेज होता है वहाँ पे नेरो हो जाता है, जिससे क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है उसके आउटफ्लो में, ड्रेनेज नहीं हो पाता है। तो इसको हम बोलते हैं एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। इट हैज़ नो साइन और सिम्टम्स आर शो बट स्लो पेनलेस विजन चेंज। इसमें कोई भी साइन सिम्टम्स पेशेंट को नहीं शो होंगे, लेकिन उसमें मतलब स्लो पेनलेस विजन चेंज होगा, उसके विजन में मतलब थोड़ा सा धुंधलापन, उसको सही से दिखना कम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड टाइप है प्राइमरी एंगल ओपन ग्लूकोमा। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा। सबसे ज़्यादा होने वाला ग्लूकोमा यही है, प्राइमरी एंगल ओपन ग्लूकोमा। 80% ऑफ टोटल ग्लूकोमा में से ये होता है। ये किस वजह से होता है? ओवर प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, कि मतलब या तो एक्वस ह्यूमर का ओवर प्रोडक्शन हो जाता है और या फिर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आउटफ्लो एट ट्रेबिकुलर मेसवर्क। ट्रेबिकुलर मेसवर्क के थ्रू ड्रेनेज नहीं हो पाता है जिससे या फिर वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। थर्ड नंबर पे हमारा है सेकेंडरी ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है कि इंक्रीज आईओपी ड्यू टू पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस और अदर डिसऑर्डर्स की वजह से। सेकेंडरी ग्लूकोमा में क्या बोलते हैं हम इसका, क्यों होता है इसमें प्रेशर इंक्रीज? कोई भी पोस्ट
कॉम्प्लिकेशन हो गया, कोई भी पेशेंट को अगर सर्जरी हुई है तो उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन के थ्रू इसमें आईओपी इंक्रीज हो सकता है। फोर्थ पे अब्सोल्यूट ग्लूकोमा, ये क्या है? इट इज़ द एक्सट्रीमली पेनफुल, सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें आई में, फॉर्म ऑफ ग्लूकोमा इन विच द कम्प्लीटली ब्लाइंडनेस अकर और आई बिकम हार्ड और हार्ड एज ए स्टोन। इसमें मतलब आई बिल्कुल एकदम ऐसे स्टोन की तरह, पत्थर की तरह हो जाती है और पेशेंट है उसको बिल्कुल भी दिखाई ही नहीं देता, एकदम ब्लाइंडनेस हो जाती है पेशेंट को। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है कि स्लो पेनलेस विजन चेंज इन ओपन एंगल ग्लूकोमा। जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें स्लो पेनलेस की मतलब दर्द नहीं होगा लेकिन उसमें विजन में चेंज होगा ओपन एंगल ग्लूकोमा में। और विजन चेंज विथ सीवियर पेन इन आई और आईब्रो इन क्लोज एंगल ग्लूकोमा। जो क्लोजर एंगल ग्लूकोमा है उसमें क्या होगा कि विजन में चेंज भी होगा और उसमें क्या होगा, पेन भी होगा पेशेंट को, और उसके मतलब आई और आईब्रो वहाँ पे पेन हो सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोग्रेसिव कि मतलब लगातार एंड इरिवर्सिबल कि मतलब वापस से जो ठीक नहीं हो सकता। लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन फॉलोड बाय लॉस ऑफ सेंट्रल विजन। तो पहले पेरिफेरल से सेंटर की तरफ हो रहा है कि मतलब चारों ओर से ये आई है तो इसमें मतलब पहले चारों ओर से विजन लॉस होगा फिर बीच में विजन लॉस होगा, तो पेरिफेरल से सेंटर की तरफ विजन लॉस होगा। रेडनेस इन द आई, आई मतलब रेडनेस हो सकती है। ब्लड विजन मतलब पेशेंट को धुंधला दिखेगा। फ्रंटल हेडेक मतलब जो आई के ऊपर जो मतलब उसको हेडेक होगा। हेलोस अराउंड लाइट्स, और जो मतलब लाइट्स वगैरह को अगर पेशेंट देखेगा तो उसके मतलब लाइट्स के चारों ओर उसको ऐसे धुंधलापन सा दिखाया देगा तो उसको हम बोलते हैं हेलोस अराउंड लाइट्स। फोटोफोबिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसमें मतलब पेशेंट को फियर फ्रॉम द लाइट, उसको मतलब लाइट से ऐसे डर सा लगेगा। नोजिया एंड वोमिटिंग, नर्व डैमेज हो रही है तो नोजिया वोमिटिंग भी हो सकती है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री में हम क्या करेंगे कि उसकी मतलब देख लेंगे उसकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, उसको कोई पहले डिसऑर्डर तो नहीं है, ये सब इसमें हिस्ट्री कलेक्शन में देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे तो देखेंगे कि जो आई है उसका विजन किस टाइप से है, उसमें रेडनेस वगैरह तो नहीं है, ये सब देखेंगे। और जो आईओपी कैसे चेक करेंगे? टोनोमीटर आता है एक जो इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या होता है कि ये आईओपी मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है और इसमें हम आईओपी कितना फाउंड होगा अपन को 23 mm ऑफ एच से भी ज़्यादा या फिर 23 mm ऑफ एच। ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें क्या एट्रोपी शो होगी, और एट्रोपी किसकी होगी? ऑप्टिक नर्व और रेटिना की मतलब ऐसे उनकी साइज बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे मैनेजमेंट पैथोफिजियोलॉजी। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर कि मतलब कोई भी मतलब कारण हुआ जिससे मतलब हम देखेंगे कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर ऑन द बैक आई और ऑन द ऑप्टिक नर्व है। जो भी प्रेशर है आगे जो एक उस उम्र में वहाँ पे मतलब ऑप्टिक नर्व में क्या लगेगा, उसमें प्रेशर लगेगा ऑप्टिक नर्व पे पीछे बैक आई की तरफ, और ऑप्टिक नर्व कंप्रेस होगी जिससे क्या कोई डैमेज होगा उसमें। ऑप्टिक नर्व फेल्स टू कैरी विजुअल इन्फॉर्मेशन, जो भी विजुअल इन्फॉर्मेशन है वो ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाएगी, और इससे क्या होगा कि मतलब उसको लॉस ऑफ विजन या फिर ब्लाइंडनेस टेम्परेरी और ये परमानेंट हो सकता है। और लास्ट स्टेज इसकी ग्लूकोमा। इसके कोज कोई फिक्स नहीं है, इसके रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर्स में इसमें क्या है कि एज ओवर 60, तो 60 के बाद में क्या है कि विजन वैसे भी कम होने लग जाता है, तो उस टाइप से एज भी इसमें करता है रिलेट। टेकिंग कोर्टिकोस्टेरॉइड स्पेशली आई ड्रॉप्स फॉर लॉन्ग टाइम, अगर कोई पेशेंट है वो लॉन्ग टाइम तक कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है तो भी उसको मतलब ऐसे ग्लूकोमा हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री भी इसमें हो सकती है। जेनेटिक्स या फिर आईओपी, उसको मतलब इंट्राओकुलर प्रेशर उसका पहले से कम ज़्यादा है तो उस वजह से भी। ओकुलर हाइपर टेंशन, अगर उसका मतलब ओकुलर हाइपर टेंशन है मतलब फ्लूइड उसमें आई में ओवरलोड हो रहा है तो उस वजह से भी। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसका लेवल ज़्यादा होता है तो ये आई को डैमेज करता है विज़न में, तो उस वजह से भी हो सकता है। पुअर विज़न, अगर पहले से पेशेंट का विज़न कम है, उसका मतलब पुअर विज़न है तो हो सकता है इंजरी टू आई या फिर ट्रॉमा, इंजरी या ट्रॉमा की वजह से भी। विटामिन ए और डी डेफिशिएंसी, जो विटामिन ए और डी दोनों किसके लिए मतलब ज़्यादा विज़न के लिए, विटामिन ए जो आई के लिए या फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो इसकी वजह से भी होता है पुअर डाइट इनटेक। अगर वो पहले से मतलब माल न्यूट्रिशन है, अगर पेशेंट को पुअर उसका डाइट इनटेक है तो भी हो सकता है। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में हमारे पास दो टाइप के मैनेजमेंट है, मेडिकल और सर्जिकल। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट में हम सिम्टम्स वगैरह को ट्रीट कर सकते हैं। तो ग्लूकोमा इज द मेडिकल इमरजेंसी विच कैरेक्टराइज्ड बाय सडन आई पेन, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो ग्लूकोमा में जो क्या होता है कि अचानक से आई में पेन होता है, उसको नोजिया वोमिटिंग होता है। द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा इज एम टू डिक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। इसका मतलब ट्रीटमेंट का एम क्या है कि मतलब अपन को इंट्राओकुलर प्रेशर कैसे भी कम करना है, विच कैन बी अचीव्ड बाय मेडिसिन और सर्जरी। ये हम सर्जरी और मेडिसिन दोनों से कर सकते हैं। तो मेडिसिन में हम कौन कौन से ड्रग्स देंगे पेशेंट को? एक नंबर है मायोटिक ड्रग्स टू डिक्रीज आईओपी और फैसिलिटेट फ्लूइड आउटफ्लो। इससे क्या होगा कि ड्रेनेज होएगा और आईओपी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। कैसा हुआ? क्योंकि ये क्या करेगा कि कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिससे मतलब इसमें ड्रेनेज हो जाएगा। और एग्जाम्पल है इसका पिलोकार्पिन, मायोटिक ड्रग्स का एग्जाम्पल है पिलोकार्पिन। नेक्स्ट हमारा बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्यों देखेंगे? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम करने के लिए उसको हम बीटा ब्लॉकर्स देखेंगे। तो एग्जाम्पल है इसका टिमोलोल, इसको हम टॉपिकली यूज़ करेंगे। डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स में हम देंगे इसको एसिटाजोलामाइड टू रिड्यूस इंट्राओकुलर प्रेशर इन ग्लूकोमा। सर्जिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट हमारा एक फर्स्ट है, इसमें दो टाइप की सर्जरी होती है, एक ट्रेबिकुलेक्टोमी और सेकंड है ट्रेबिकुलोप्लास्टी। ट्रेबिकुलोटोमी में हम करेंगे कि ए सर्जिकल प्रोसीजर फॉर ग्लूकोमा इन विच पार्ट ऑफ ट्रेबिकुलर मेसवर्क इज रिमूव्ड। ट्रेबिकुलोटोमी, तो इसमें टोमी आ रहा है तो मतलब कोई ना कोई उसका जो ट्रेबिकुलर मेसवर्क है उसका क्या है, कोई ना कोई पार्ट है जो डैमेज है, उसको हम क्या करेंगे? रिमूवल कर देंगे। तो उससे क्या होगा? ड्रेनेज वगैरह हो जाएगा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन उस वजह से हो रहा है तो। नेक्स्ट है हमारा ट्रेबिकुलोप्लास्टी। ये क्या है कि लेजर सर्जिकल प्रोसीजर है डन ऑन द ट्रेबिकुलर मेसवर्क ऑफ द आई टू रिपेयर इट। इसमें ट्रेबिकुलर मेसवर्क को लेजर सर्जरी के थ्रू रिपेयर किया जाता है। आई के जो डिसऑर्डर है उनमें मतलब क्या बहुत बार नर्सिंग मैनेजमेंट भी पूछ लिया जाता है, या फिर मतलब जो भी आई है उससे रिलेटेड नर्सिंग केयर पूछ ली जाती है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा नर्सिंग मैनेजमेंट है। तो प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव। अगर उसको मतलब ऑपरेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ तब हम उसको कौन कौन से केयर देंगे। रिकॉग्नाइज एंड असेस साइन सिम्टम ऑफ ग्लूकोमा। पहले हम देखेंगे कि उसमें साइन सिम्टम कौन कौन से ग्लूकोमा के, कौन कौन से सिम्टम रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। मॉनिटर आईओपी, उसका इंट्राओकुलर प्रेशर है वो मॉनिटर करेंगे, और ऑप्टिक नर्व का जो फंक्शन है वो भी देखेंगे। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन सच एज आई ड्रॉप्स टू मेंटेन या मैनेज आईओपी। आईओपी को मेंटेन करने के लिए जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है वो हम उसमें एडमिनिस्टर करेंगे। नोट मिसिंग डोजेज ऑफ ड्रग्स, कोई भी अगर ड्रग्स की डोज है वो मिस नहीं करनी है। पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, उसका कंफर्टेबल पोजीशन देंगे, और हेल्प इन द रिड्यूस द पेन। अगर उसको पेन हो रहा है तो उसके लिए हम भी थेरेपी करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या आता है? पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब। उसको सर्जरी के बाद में जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है वो हम पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन उसको एडमिनिस्टर करेंगे। प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डस्ट और एक्सटर्नल इंजरी। उसको बोलेंगे कि मतलब आई को आपको डस्ट से और एक्सटर्नल इंजरी से प्रोटेक्ट करना है। इंश्योर हाइजीन और प्रिवेंट इन्फेक्शन। आई के लिए हाइजीन और मतलब बहुत मेंटेन करना ज़रूरी है, जिससे कि इससे इन्फेक्शन ना हो। और कंट्रोल द पेन, पेन को कंट्रोल करना सिखाएंगे पेशेंट को। चेक फॉर द कॉम्प्लिकेशंस। सर्जरी के बाद में क्या होता है कि कॉम्प्लिकेशंस अकर हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद में भी आई में रेडनेस वगैरह, तो उस टाइप से हम देख लेंगे कि इसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ है। अवॉइड टचिंग द आई डायरेक्टली और रबिंग इट। पेशेंट को बोलेंगे कि आई को डायरेक्ट ऐसे टच नहीं करना और उसको ऐसे राउंड राउंड रबिंग नहीं करना है। अवॉइड आई मेकअप एटलीस्ट 1 वीक, कि मतलब आई मेकअप वैसे तो करना ही नहीं है, लेकिन हम टोटल अवॉइड करेंगे जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए कि कम से कम 1 वीक तक वो ऐसे आई मेकअप नहीं करें। मॉनिटर वाइटल्स, उसके वाइटल साइंस चेक करेंगे, आईओपी उसका चेक करेंगे, और कीप द फेस क्लीन। पेशेंट का जो फेस है वो क्लीन होना चाहिए। हैंड्स शुड बी वॉश्ड बिफोर अप्लाई द आई ड्रॉप्स टू पेशेंट, कि मतलब जो अप्लाई करेंगे आई ड्रॉप्स डालेंगे पेशेंट के आँख में, उससे पहले हमें हैंड वॉशिंग करना है।
पेशेंट को विटामिन ए सप्लीमेंट्स देंगे और विटामिन डी सप्लीमेंट्स, ताकि उसके मतलब विज़न इम्प्रूव हो सके। हेल्दी डाइट देंगे उसको, मैग्नीशियम रिच डाइट जिसमें इंक्लूड होता है अवॉइड ऑयली फूड और फास्ट फूड। जो भी ऑयली फूड फास्ट फूड है ये सब अवॉइड करना है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो मतलब प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम का जो चैनल है मेरा उसको ज्वाइन करें। थैंक यू।